दुष्टबाज और जुड़वां बच्चे। ग्रीनलैंड जंगल में सभी पंछी बहुत ही प्यार दुलार और भाईचारे के साथ रहा करते थे। उल्लू, मैना, तोता, कबूतरी, कौवा, मोर, वुडपेकर, बुलबुल, कोयल सभी खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन कबूतरी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी थी। तभी गोल्डी बाज वहां से गुजरा। अरे वाह, कबूतरी का बच्चा। बाज उसके बच्चे को झपटना चाहता था। वो बहुत तेज रफ्तार के साथ कबूतरी के घोंसले के ऊपर से गुजरा। वो बच्चे को दबोचने में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी इस हरकत से बच्चा घोंसले से जमीन पर गिर गया और उसके पंख में चोट आ गई। मुन्ना! अभी तो जा रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ इसको खाने के लिए जरूर आऊंगा। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। कबूतरी उसे छोड़कर आगे बढ़ गई। काफी देर तक उड़ने के बाद वो चिड़िया रानी के महल में पहुंची। चिड़िया रानी, गजब हो गया। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? चिड़िया रानी, मेरे बच्चे पर अभी बाज ने हमला किया था। उसके पंख में बहुत तेज चोट आई है, खून भी बह रहा है। अरे बाप रे, चलो मैं चलकर अभी उसे देखती हूँ। चिड़िया रानी कबूतरी के साथ उड़कर उसके घर पहुंची। मम्मी! बेटा परेशान मत हो। बच्चा जमीन पर पड़ा था और उसके पंख से खून निकल रहा था। चिड़िया रानी ने अपनी आंखें बंद करके कहा, ऐ मेरी जादुई शक्तियों, इस बच्चे की चोट ठीक करके इसको एकदम तंदुरुस्त बना दो। उसके इतना कहते ही उसके माथे पर लगे हीरे से रोशनी निकली और उस बच्चे पर पड़ी। उसका जख्म भर गया और वो एकदम ठीक हो गया। माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया चिड़िया रानी, आप नहीं आती तो मेरा बच्चा शायद आज जिंदा नहीं बचता। ऐसा मत कहो सोनी कबूतरी, भगवान सबको तंदुरुस्त रखे। ये कहकर चिड़िया रानी वापस अपने महल की ओर उड़ गई। चलो डार्लिंग, मैंने हम दोनों के खाने का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, क्या करके आए हो? जरा पता तो चले। मैं अभी अभी एक कबूतरी के बच्चे को बुरी तरह जख्मी करके आया हूँ। अब तक तो वो मर भी चुका होगा। चलो उसे खाने चलते हैं। क्या कहा? कबूतरी का बच्चा? वो तो मेरा फेवरेट है। चलो। चील अपने पति गोल्डी बाज के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। कबूतरी का नाम सुन के तो मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है। हाँ डार्लिंग, मैं भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। वो दोनों कबूतरी के घर पहुँचे तो उसका बच्चा जमीन पर पड़ा था। तुम तो कह रहे थे जख्मी करके आए हो, लेकिन इसके शरीर पर तो एक भी जख्म दिखाई नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा, जख्म तो काफी बड़ा था। गोल्डी और चील उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई। गोल्डी बाज, तुमने फिर से मेरे जंगल में पक्षियों का शिकार करने की कोशिश की? अरे तुम कहां से टपक पड़ी? तभी वो बच्चा भी बोल उठा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखना चिड़िया रानी तुम्हारा क्या हाल करती है। इन्होंने तो हमें मिलकर बेवकूफ बना दिया। तभी चिड़िया रानी के हीरे से रोशनी निकली और उन दोनों पर पड़ी। वो दोनों हवा में गोल गोल घूमने लगे। अरे मेरा तो सर चकरा रहा है। मेरा भी। आहा! चिड़िया रानी, हमें छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ देती हूँ। चिड़िया रानी के हीरे से फिर से रोशनी निकलकर दोनों पर पड़ी और दोनों किसी गेंद की तरह बिजली की रफ्तार से हवा में उछल गए। आज की बात यहाँ नजर नहीं आना, ठीक है? वो दोनों वहाँ से सीधा झरने के पानी में जाकर गिरे। इस रानी चिड़िया का हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद रानी चिड़िया ने 2 अंडे दिए।
जंगल के सभी पंछी उसे बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए। रानी चिड़िया, नए अंडों की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने अंडों का अच्छे से ध्यान रखिए। जब तक इनसे बच्चे नहीं निकल जाते तब तक हम आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं, मैं इस जंगल की रानी हूँ। आप सब मेरी प्रजा हैं। चाहे दिन हो या रात, मैं आपकी फरियाद सुनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। चिड़िया रानी की जय हो, चिड़िया रानी की जय हो। उस रात चिड़िया रानी अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। तभी उनको एक हलचल सुनाई दी। अरे, कौन है? उसने उठकर देखा तो सामने की झाड़ियां हिल रही हैं। कौन है वहाँ? तभी गोल्डी बाज और चील निकलकर सामने आए। क्यों चिड़िया रानी, कैसी हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। हमें पता है कि तुम सिर्फ दिन के उजाले में जादू कर सकती हो, इसलिए हम रात में तुमसे बदला लेने आए हैं। ये सुनकर रानी चिड़िया हैरान रह गई। तभी घोंसले में रखे उसके दोनों अंडे हिलने लगे। मेरे अंडे! वो अपने अंडों के करीब पहुंची। तभी गोल्डी बोला, इसका मतलब है हमने सही टाइम पर एंट्री मारी है। तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। चलो चील। गोल्डी, मेरे अंडों से दूर रहो, चाहे मेरी जान ले लो। नहीं नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा। चील और बाज ने एक एक अंडा अपने पंजों में जकड़ा और दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। अब देखते हैं तुम अपने अंडों को कैसे बचाती हो। अब मैं क्या करूं? किसके पीछे जाऊं? चिड़िया रानी को कुछ समझ नहीं आया, तो वो गोल्डी के पीछे होली। ओहो, मेरा पीछा कर रही हो? ठीक है, देखते हैं कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाती हो। गोल्डी बाज अपनी पूरी रफ्तार से उड़ता, फिर जानबूझकर हल्का हो जाता। जैसे ही चिड़िया उसके करीब पहुंचती तो वो फिर से तेज उड़ने लगता। इसी तरह वो एक गुफा के अंदर घुस गया। गोल्डी, रुक जाओ! वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर रुका। वहीं रुक जाओ चिड़िया रानी, वरना इसको छोड़ दूंगा और ये पत्थर पर गिरकर फूट जाएगा। गोल्डी, तुमको ऊपर वाले का वास्ता, ऐसा मत करो। मेरा अंडा मुझे वापस दे दो। ठीक है, मैं इस अंडे को रखकर चला जाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम आंखें बंद करके 10 बार गिनती करोगी। चिड़िया रानी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और गिनती करने लगी। 1, 2, 3, 4, 5। उसने 10 तक गिनती की और जैसे ही आंखें खोली तो उसने पाया कि गोल्डी बाज अंडे समेत वहां से गायब है। धोखेबाज गोल्डी, उसने दांत भींचते हुए कहा और वापस जाने के लिए गुफा के मुंह की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पाया कि गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद किया जा चुका है। अगर ये पत्थर नहीं हटा तो दिन में भी गुफा के अंदर धूप नहीं आएगी और मैं जादू नहीं कर पाऊंगी। मेरे बच्चे न जाने किस हालत में होंगे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और एक दर्द भरी चीख उसके कंठ से निकली। आहा! क्या चिड़िया रानी कभी उस गुफा से निकल पाएगी? उसके बच्चे उसे किस हालत में और कैसे मिलेंगे? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। सर, मैं मन्नू शिकारी बोल रहा हूँ। आपको अपने सर्कस के लिए हाथी चाहिए था ना? हाँ, चाहिए था। मिल गया क्या? हाँ, मिल गया सर, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। सर्कस के हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, तुम इसको गाड़ी में डालकर लखनऊ ले आओ। इसके यहाँ पहुँचते ही तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक जंगल में पिंकू हाथी अपने पिता रामू हाथी के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि जन्म देते वक्त उसकी माँ और अब उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद रामू हाथी भी इस दुनिया से चला गया। पिंकू हाथी अनाथ होकर बिल्कुल अकेला हो गया था और जंगल के बाकी जानवर भी उसके साथ भेदभाव किया करते थे।
हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या कहा तुमने? दोस्तों? तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं है तो बन जाते हैं। रोजाना तुम लोगों को खेलता देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। प्लीज तुम लोग मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ खेल का मजा लिया करूँगा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बहुत बड़े हो और सुस्त भी। तो हमें तुम जैसे जानवर को अपना दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो दोस्तों। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। पिंकू हाथी फिर उदास मुंह लिए अपनी गुफा पर पहुंचा। अब अनाथ और अकेले होने का गम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन एक बंदर जंगल में शोर करता हुआ भागा आया। सब लोग भागो भागो, शहर से कुछ शिकारी आए हैं, हम सबकी जान खतरे में है। ये खबर सुनकर सभी जानवर अपनी जान बचाने को घने जंगल के अंदर जाने लगे। जब शिकारी जंगल के अंदर आया तो उसको जंगल खाली देखकर बहुत हैरानी हुई। कमाल है, इतने घने जंगल में एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। वो वापस जाने को पलटा ही था कि उसको पिंकू हाथी उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक हाथी मुझसे डरकर भागने की जगह मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ शिकारी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे इस जंगल में रहने का जरा भी मन नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर खा भी सकते हो। ये सुनकर शिकारी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। वो पिंकू हाथी को अपने टेंट पर ले गया। वहाँ जाकर उसने उसे खूंटे से बांधा और फिर एक जगह कॉल लगाया। सर, मैं मन्नू शिकारी बोल रहा हूँ। आपको अपने सर्कस के लिए हाथी चाहिए था ना? हाँ, चाहिए था। मिल गया क्या? हाँ हाँ, मिल गया सर। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सर्कस के हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, तुम इसको गाड़ी में डालकर लखनऊ ले आओ। इसके यहाँ पहुँचते ही तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शिकारी ने कॉल कट किया। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम एक सर्कस में जाने वाले हो, जहाँ तुमको खाने पीने का और रहने का भी अच्छा इंतजाम मिलेगा। ये सुनकर पिंकू हाथी थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में जंगल को छोड़कर जाने का गम भी उभर रहा था। मेरे हिसाब से आज तुम और मैं साथ में जंगल घूमते हैं। कल फिर सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वाह, ये सही होगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। अब उसने पिंकू हाथी को खोल दिया, क्योंकि उसको पिंकू हाथी पर भरोसा था कि वो नहीं भागने वाला। पिंकू हाथी उसे जंगल की अच्छी अच्छी जगहें दिखाता और शिकारी को भी खूब मजा आता। इसी तरह अब उन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था और शिकारी भी अब पिंकू हाथी को अपना अच्छा दोस्त समझने लगा था। पिंकू, वैसे सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको भूल पाऊंगा। तुम वाकई में एक जानवर होकर भी मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। मुझे भी यही चिंता है कि जब तुम साथ नहीं होगे तो न जाने दूसरे इंसान मुझे किस तरह रखेंगे। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। मैं सर्कस के मालिक से डील करूंगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, और हफ्ते में एक बार मैं भी तुमसे मिलने सर्कस आया करूंगा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी काफी खुश हो गया था। अगले दिन शिकारी पिंकू हाथी को अपने साथ जंगल की सरहद पर खड़ी गाड़ी के पास ले गया। पिंकू हाथी ने एक बार जंगल की तरफ देखा, फिर दिल पर पत्थर रखकर वो गाड़ी के पिंजरे में चढ़ गया। फिर मन्नू शिकारी ने भी ड्राइविंग शुरू कर दी। कुछ देर की ड्राइव के बाद शिकारी को कुछ ध्यान आया और उसने सर्कस के मालिक को कॉल लगाया। सर, एक बात बताइए, आपका सर्कस तो कानपुर में है ना? फिर आप इस हाथी को लखनऊ क्यों भेज रहे हैं? अरे लखनऊ में मैं उसको एक शू कंपनी को भेज दूंगा। वहाँ उसकी खाल के बढ़िया और महंगे जूते बनेंगे और मुझे उसके बहुत अच्छे दाम भी मिलेंगे। ये सुनकर अब मन्नू शिकारी को गुस्सा आ गया। अरे आपने तो कहा था कि आपको सर्कस के लिए हाथी चाहिए। उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमको तो तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना। तुम बस उसको लखनऊ ले आओ। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया।
अब शिकारी की आंखों में वो सभी पल घूमने लगे जो उसने पिंकू हाथी के साथ गुजारे थे, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी चलाना जारी रखा। अगले दिन सुबह के टाइम गाड़ी एक जगह आकर रुकी। ये दिखने में एक जंगल ही था, लेकिन पिंकू हाथी के जंगल से काफी हरा भरा था। शिकारी गाड़ी से उतरा और पिंकू हाथी से बोला, पिंकू हाथी, तुम अब पिंजरे से बाहर आ सकते हो। लेकिन ये तो कोई शहर नहीं है, ये तो एक जंगल है। हाँ, क्योंकि वो सर्कस वाला तुमको किसी जूते बनाने वाली कंपनी को बेचना चाहता था, जो तुमको मारकर तुम्हारी खाल के जूते बनाने वाले थे। क्या? हाँ, लेकिन तुमको मैंने अपना दोस्त कहा है ना, मैं तुमको मरने के लिए नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। ये सुनकर पिंकू हाथी की आंखों में आंसू आ गए और वो शिकारी के पास जाकर उसको अपनी सूंड से प्यार करने लगा। मेरे दोस्त, लेकिन ये भी तो एक जंगल ही है ना, यहाँ भी मैं अकेला ही रहूंगा जैसे वहाँ रहता था। नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत हाथी है, यहाँ तुमको एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे रोना आ जाएगा पिंकू। मैं हर हफ्ते तुमको सुबह के वक्त इसी जगह पर आकर मिला करूँगा। अब तुम आज़ाद हो। ऐसा कहकर शिकारी चला गया। पिंकू हाथी भी अब नए जंगल के अंदर गया और उसको वहाँ एक हथिनी उसकी तरफ आती हुई नजर आई। तुम किसके बेटे हो? तुमको तो पहले इस जंगल में नहीं देखा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी ने उसको अपनी सारी कहानी बता दी और वो हथिनी भी आंख में आंसू भरकर बोली, तुमने तुम्हारे माता पिता को खोया है, तो मैंने भी कुछ दिनों पहले अपने बच्चे को खोया है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ चलो और हमेशा मेरे साथ इसी जंगल में रहना। ये सुनकर पिंकू हाथी बहुत खुश हुआ और उसके साथ उसके घर चला गया। इस जंगल में उसको उसकी उम्र के और हाथी भी मिले जो उसके दोस्त बन गए। इस तरह पिंकू हाथी को उसकी माँ मिल गई और दोस्तों के मिलने से जिंदगी और हसीन हो गई। इसके साथ ही हर हफ्ते जंगल की सरहद पर शिकारी उससे मिलने आया करता और पिंकू हाथी को खुश देख उसको भी बहुत खुशी हुआ करती।